कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटस बादल सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल जैसी प्रकाशीय घटनाएं उत्पन्न करते हैं। सेकेंड वाला है क्यूम्यूलोनिम्बस बादल अपने व्यापक ऊर्ध्वाधर विकास के लिए जाने जाते हैं। थर्ड वाला है सीरोस्ट्रेटस बादल आमतौर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 2 किमी की ऊंचाई तक बनते हैं। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। केवल एक सही है इसमें, सेकेंड वाला। लेकिन जो हमारा थर्ड और फर्स्ट और थर्ड है वो रॉन्ग है। जो हमारा स्टेटस सूर्य चंद्रमा की चारों प्रभामंडल जैसी प्रकाशीय घटनाएं नहीं उत्पन्न करते, कौन सी? ऑप्टिकल घटनाएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा स्टेटस जो है बादल आमतौर पर पृथ्वी की सतह से कितने 2 किमी 6500 फीट ऊंचाई के बीच बनते हैं, है ना। इसलिए जो हमारा इसमें केवल सेकंड वाला सही है। इसका आंसर होगा ए। स्टेटस बादल उच्च ऊंचाई वाले बादल है जो 8000 मीटर से ऊपर बने हैं। वे पतले पारदर्शी बादल हैं और उनके भीतर बर्फ के क्रिस्टल के कारण सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल जैसी ऑप्टिकल घटनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। क्यूम्यूलोनिम्बस बादल अपने व्यापक ऊर्ध्वाधर विकास के लिए जाने जाते हैं, जो कम ऊंचाई से लेकर बहुत अधिक ऊंचाई तक फैले होते हैं। ये बादल गरज के साथ गंभीर मौसम से जुड़े होते हैं और बिजली, भारी वर्षा, कभी कभी बवंडर का भी कारण बनते हैं। स्टेटस जो है स्टेटस है जो बादल आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 2 किमी यानी 6500 फीट की ऊंचाई के बीच बनते हैं। उनकी मोटाई कई सैकड़ों मीटर या फीट तक होती है। जो स्टेट्स आकाश के बड़े हिस्से को कवर करने वाले परतदार बादल है। ये बादल आमतौर पर या तो गर्मी के नुकसान या अलग अलग तापमान वाले वायु द्रव्यमान के मिश्रण के कारण बनते हैं। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। पाला और ओस के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पाला तभी बनता है जब तापमान हिमांक से उत्तर होता है, जबकि ओस तब बनती है जब तापमान हिमांक से नीचे होता है। सेकेंड वाला है ओस का निर्माण सतहों पर जल वाष्प के संघनन से होता है, जबकि पाला बर्फ के क्रिस्टलों के जमाव से होता है। थर्ड वाला है उच्च आर्द्रता और साफ आसमान की स्थिति में पाला और ओस का बनना आदर्श होता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें हमारा सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। पाला तभी बनता है जब तापमान हिमांक से ऊपर, कहाँ से? शून्य से नीचे होता है, जबकि ओस तब बनती है जब तापमान शून्य से ऊपर होता है। इसलिए इसमें हमारा केवल सेकेंड और थर्ड सही है। इसका आंसर होगा बी। पाला और ओस, पाला तब बनता है जब तापमान शून्य से नीचे होता है, शून्य से ऊपर नहीं। ओस तब बनती है जब तापमान शून्य से ऊपर होता है। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। ओस का जो संघनन है के माध्यम से पानी की जो बूंदों के ऊपर बनती है, जबकि पाला जमाव के माध्यम से बर्फ के क्रिस्टल के रूप में बनता है, खासकर जब तापमान शून्य से नीचे होता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला सही है। पाला और ओस दोनों के लिए समान परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उच्च आर्द्रता, साफ आसमान, शांत हवा और ठंडा तापमान। हालांकि ओस के विपरीत पाला जमने वाली परिस्थितियों में बनता है। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर वर्षा के प्रकार दे रखे हैं और उनकी विशेषताएं दे रखी है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही सुमेलित हैं। हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है समवहनी वर्षा। विशेषताएं दे रखी है इसकी, पहाड़ की पवन मुखी ढलानों पर सबसे अधिक वर्षा होती है। सेकेंड वाला है पर्वतीय वर्षा या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों और पृथ्वी के आंतरिक भागों में बहुत सामान्य है। थर्ड वाला है चक्रवाती वर्षा। यह घटना तब होती है जब गर्म और नम हवा कम दबाव के ठंडे क्षेत्र में प्रवेश करती है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? केवल एक। इसमें जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड है
वो इसमें रहेंगे। जो संवहनी वर्षा है वो क्या है, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों और पृथ्वी के आंतरिक भागों में बहुत सामान्य है। जो हमारा फर्स्ट का होगा वो क्या होगी, विशेषता जो होगी सेकेंड है। पर्वतीय वर्षा, पहाड़ की पवनमुखी ढलानों पर सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड क्या है, इंटरचेंज है। सिर्फ इसमें ओनली थर्ड वाला सही, इसका आंसर होगा ए। वर्षा के प्रकार, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में संवहनी वर्षा बहुत सामान्य है। यह ऊपर उड़ती गर्म हवा के कारण होती है जो ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जिससे आंधी तूफान जैसी वर्षा होती है। यह गर्मी के महीनों या दिन के गर्म भागों में सामान्य है, ना कि केवल शाम को, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही सुमेलित नहीं है। पर्वतीय वर्षा की मुख्य विशेषता यह है कि पहाड़ की पवनमुखी ढलानों पर सबसे अधिक वर्षा होती है। पवनमुखी ढलान पर वर्षा छाया प्रभाव के कारण शुष्क परिस्थितियों होती है। चक्रवाती वर्षा तब होती है जब गर्म नम हवा कम दबाव वाले ठंडे मोर्चे में खींची जाती है। गर्म हवा कम दबाव वाले क्षेत्र में खींची जाने पर ऊपर उठती है और जो रुदोष्म शीतलन से गुजरती है, संघनित होती है और बादल बनाती है, जिससे वर्षा होती है। इसलिए हमारा थर्ड वाला वो सही सुमेलित है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। तारगों के प्रकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। ये वातार्ग मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, तापमान और दबाव में तीव्र ढालों द्वारा चिन्हित होते हैं। सेकेंड वाला है, भूमि सतह से पूर्वी तरह ऊपर उठे वायु द्रव्यमान को अवरुद्ध वातार्ग कहा जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है। वातार्ग के प्रकार, यह वातार्ग मध्य अक्षांशों में होते हैं और तापमान तथा दबाव में तीव्र बदलाव की विशेषता रखते हैं। वे तापमान में अचानक परिवर्तन लाते हैं, हवा को ऊपर उठाते हैं, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। भूमि सतह से पूरी तरह ऊपर उठे वायु द्रव्यमान को अवरुद्ध वातार्ग कहा जाता है। एक अवरुद्ध वातार्ग तब होता है जब एक ठंडा वातार्ग एक गर्म वातार्ग से आगे निकल जाता है, जिससे गर्म हवा सतह से ऊपर उठ जाती है। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और वो ठंडी हो जाती है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, हमें उसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। पहले हम इनके जो देख लेते हैं, हमें यहाँ कौन कौन से कथन दे रखे हैं, कितने सही होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट दे रखा है क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। और जो कथन जो है सेकंड वो फर्स्ट की व्याख्या करता है। बी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। डी वाला है कथन जो हमारा फर्स्ट गलत है लेकिन जो सेकंड है वो सही है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो हमारे जो ऑप्शन दे रखे वो क्या ऑप्शन है, हमें यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कथन है हमारा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण और तीव्रता के लिए समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना आवश्यक होता है। कथन जो हमारा सेकेंड वाला है, यह गर्म तापमान पानी को वाष्पित कर देता है, जो नमी के संघनित होने पर गुप्त वर्षा को मुक्त करके चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन या कौन से कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें हमारा ये दोनों ही सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। और जो हमारा सेकंड वाला ये क्या करता है, फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वास्तव में गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों पर बनते हैं, जहाँ समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इन गर्म पानी से मिलने वाली ऊर्जा चक्रवात के निर्माण और तीव्रता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। यह गर्म तापमान पानी को वाष्पित कर देता है, जो नमी के संघनित होने पर गुप्त वर्षा जारी करके चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को तीव्र करने वाली ऊर्जा वास्तव में तूफान के केंद्र के चारों ओर ये जो है क्यूम्यूलोनिव्स बादलों में संघनन प्रक्रिया से प्राप्त होती है। जैसे जैसे नम हवा ऊपर की ओर चढ़ती है, यहाँ ठंडी हो जाती है और संघनित होती है, जिसके कारण गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है। यह अतिरिक्त ऊष्मा हवा के वेग
और बढ़ाती है, जिससे चक्रवात की तीव्रता और बढ़ जाती है। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला वो भी सही है। समुद्र की सतह का उच्च तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वायुमंडल को अधिक नमी प्रदान करता है। यह नमी संघनन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, जो गुप्त ऊष्मा को मुक्त करती है। संघनन के दौरान निकलने वाली गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो चक्रवात को तीव्र बनाती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर समुद्र की सतह के तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उच्च तापमान नमी की आपूर्ति को बढ़ाता है और संघनन प्रक्रिया को बढ़ाता है, जो बदले में तूफान को मजबूत करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, तूफानों की विशेषता तीव्र गर्म हवा का ऊपर की ओर उठना है। सेकेंड वाला है, समुद्र के ऊपर उत्पन्न होने वाले तूफानों को समुद्री तूफान कहा जाता है। हमें बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें हमारा केवल एक फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड है वो रॉन्ग है। समुद्र के ऊपर जो उत्पन्न होने वाले तूफान को यहाँ क्या कहा जाता है, वाटर स्पाउट्स, ना कि समुद्री तूफान। इसलिए जो हमारा इसमें फर्स्ट वाला सही होगा। गर्म दिनों में गर्म नम हवा के तीव्र संवहन के कारण गरज के साथ बारिश होती है। इन तूफानों की विशेषता क्यूमुलोनिम्स बादलों की उपस्थिति है, जो गरज और बिजली उत्पन्न करते हैं। गरज के साथ बारिश की विशेषता तीव्र गर्म हवा के प्रबल आप ड्राफ्ट्स से होती है, जिससे बादल विशाल हो जाते हैं और अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही है। जब भयंकर तूफान के कारण घुमावदार हवाएं चलती है, जो बहुत जोर से नीचे आती है, जिससे कम दबाव का केंद्र बनता है और बड़े पैमाने पर विनाश होता है, तो बवंडर बनता है। बवंडर तब बनता है जब गर्म नम हवा का एक गंभीर अप ड्राफ्ट और ठंडी हवा का एक डाउन ड्राफ्ट होता है, जो सर्पिल हवाओं का निर्माण करता है। बवंडर के केंद्रीय क्षेत्र में बहुत कम दबाव होता है, जिससे यह बल लगता है और विनाश करता है। बवंडर आमतौर पर मध्य अक्षांशों में होते। समुद्र के ऊपर बवंडर को वाटर स्पाउट्स कहा जाता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से कौन सा लैग्रेंज पॉइंट्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा, अंतरिक्ष में वे स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बल और किसी पिंड की कक्षीय गति एक दूसरे को संतुलित करते हैं। बी वाला हमारा ऑप्शन, पृथ्वी पर वे बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होते हैं। सी वाला है, पृथ्वी पर वे बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होते हैं। डी वाला है, आकाशगंगा में विशिष्ट स्थान जहां तारे उत्पन्न होते हैं। ई वाला है, वह स्थान जहां से शुद्ध ग्रह बेल्ट शुरू होती है। हमें इसमें से बताना है कौन सा सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। अंतरिक्ष में वे स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बल और किसी पिंड की कक्षीय गति एक दूसरे को संतुलित करते हैं। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वे स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे द्विपिंड तंत्र के गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बल और किसी पिंड की कक्षीय गति एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है, ताकि वे न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थान बने रहें। हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में वनागिन के कारण वन समाचारों में रहा बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कहां पर स्थित है हमें बताना है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी, उत्तराखंड में। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित है। इस अभयारण्य में यूरेशियन जे कोक्लास तीतर, मोनाल तीतर, हिमालयन कट फोड़वा सहित 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार बिनसर का नाम बिनेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर रखा गया था, जो भगवान शिव को समर्पित है और 16वीं शताब्दी का मंदिर है। इसलिए जो हमारा डी वाला सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है हमें, फास्टैग के लिए भौतिक टोल बूथ की आवश्यकता होती है, ताकि फास्टैग सक्षम वाहनों को ट्रैक और चार्ज किया जा सके। सेकेंड वाला है, सैटेलाइट टोलिंग सिस्टम में वर्चुअल टोल
बूथ होंगे जिससे टोल संग्रह के लिए भौतिक संरचनाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। फास्टैग एक ऐसा उपकरण है जिसमें वाहन के गतिमय रहने के दौरान ही उसका टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। फास्टैग को उन वाहनों को ट्रैक करने और चार्ज करने के लिए भौतिक टोल बूथ की आवश्यकता होती है जो फास्टैग में सक्षम है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। सैटेलाइट टोलिंग सिस्टम में वर्चुअल टोल बूथ होंगे जो टोल संग्रह के लिए भौतिक संरचनाओं की आवश्यकता को समाप्त कर देंगे, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही है। वर्चुअल टोल बूथ वाहनों द्वारा तय की गई दूरी की निगरानी करेंगे और उनके स्थान को ट्रैक करेंगे या वाहनों के प्रकार, पंजीकरण संख्या और बैंक खाते का विवरण भी रिकॉर्ड करेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है इसे यूएन वुमेन द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड वाला सूचकांक की गणना करते समय 6 प्रमुख कारकों पर विचार किया जाता है। थर्ड वाला है दक्षिण एशियाओं में देशों में जो हमारा भारत पहले स्थान पर है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है। ये जो है इसे वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड वाला जो हमारा सूचकांक की गणना कितने, तो 4 प्रमुख कारकों पर विचार करते हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया देशों में भारत का जो कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है, इसलिए जो हमारे तीनों इसमें होंगे। इसका आंसर डी होगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। 2024 में जारी की गई थी, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। सूचकांक की गणना करते समय 4 प्रमुख कारकों पर विचार किया जाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, स्वास्थ्य और अस्तित्व, राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षिक उपलब्धि, इसलिए जो हमारा सी सेकेंड वाला वो भी सही नहीं है। वैश्विक स्तर पर भारत 129वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में भारत 5वें स्थान पर है, जो बांग्लादेश में 99, नेपाल में 111, श्रीलंका में 125 और भूटान में 124 से पीछे, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो सही नहीं है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।